नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का बजट प्रस्तुत करेंगे। मणिपुर विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक आज शपथ लेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद प्रधानमंत्री और अन्य वरिष्ठ भाजपा नेताओं से भेंट की। कांग्रेस में अभी कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं, कार्य समिति ने विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर विचार मंथन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा पर मंत्रिमंडल की समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सुरक्षा तंत्र में आधुनिकतम तकनीक शामिल करने पर बल दिया। जर्मन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की एकल स्पर्धा में लक्ष्य सेन को रजत पदक और बेंगलुरु में श्रीलंका के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत 419 रन की बढ़त के साथ मजबूत स्थिति में। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं विमलेंदु पांडे। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आज अमृत महोत्सव क्विज का 61वां प्रश्न। आज का प्रश्न है, उत्तराखंड के उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जो कुमाऊं केसरी के नाम से लोकप्रिय थे और जिन्होंने क्रांतिकारी विचारों के समाचार पत्र शक्ति का प्रकाशन किया। प्रश्न एक बार फिर सुन लें। उत्तराखंड के उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जो कुमाऊं केसरी के नाम से लोकप्रिय थे और जिन्होंने क्रांतिकारी विचारों के समाचार पत्र शक्ति का प्रकाशन किया। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। ईमेल पता एक बार फिर सुन लें, amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। ये 8 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान सदन की 19 बैठकें होंगी। लोकसभा और राज्यसभा की बैठक सामान्य रूप से दिन में 11 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। ये निर्णय देश में कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए किया गया है। पहले चरण के दौरान कोविड महामारी की तीसरी लहर के कारण दोनों सदनों ने पारियों में काम किया था। इस बार राज्यसभा को कामकाज निपटाने के लिए 19 घंटे का अतिरिक्त समय मिलेगा। 1 महीने के अवकाश की अवधि में संसदीय स्थायी समितियों ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की अनुदान मांगों की समीक्षा की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू आज सदन में स्थायी समितियों के कामकाज का विवरण देंगे। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों के पेश होने की संभावना है। इनमें वित्त विधेयक 2022, प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक, पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय दंत आयोग विधेयक और ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 शामिल हैं। गौरतलब है कि संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संबोधन के साथ शुरू हुआ। संसद सत्र का पहला चरण 11 फरवरी तक चला और इस दौरान कुल 10 बैठकें हुई। पहले चरण के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा
चर्चा के अलावा केंद्रीय बजट 2022-23 पर भी चर्चा हुई। सत्र के दौरान राज्यसभा की कार्य उत्पादकता 101% से अधिक रही, जबकि लोकसभा में 121% उत्पादकता दर्ज की गई। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का वर्ष 2022-23 का बजट प्रस्तुत करेंगी। बजट पर चर्चा तथा जम्मू कश्मीर के लिए पूरक मांगों पर चर्चा और मतदान भी लोकसभा में आज सूचीबद्ध है। इसके अतिरिक्त लोकसभा में आज संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 प्रस्तुत किया जाएगा। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा विधेयक पेश करेंगे। इसके जरिए त्रिपुरा के संदर्भ में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ समुदायों को शामिल करने के लिए संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में संशोधन प्रस्तावित है। राज्यसभा में आज संविधान अनुसूचित जाति और जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 पेश किया जाना है। सदन में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के कामकाज पर भी चर्चा होगी। मणिपुर में विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक आज सुबह विधानसभा कक्ष में शपथ लेंगे। अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष एस राजेन उन्हें शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गोवा में नवनिर्वाचित विधायकों को कल शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई ने राज्य विधानसभा का सत्र बुलाया है। राज्यपाल विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष गणेश गांवकर को आज शपथ दिलाएंगे। 40 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 20 सीटें जीती हैं और उसे अन्य विधायकों का भी समर्थन प्राप्त है। असम विधानसभा का बजट सत्र आज दिसपुर में आरंभ होगा। ये 1 अप्रैल तक चलेगा। राज्य के वित्त मंत्री अजंता नियोग बुधवार को वर्ष 2022-23 का बजट प्रस्तुत करेंगे। बजट सत्र के दौरान कुल 13 विधेयक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। वे हाल के विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद पहली बार राष्ट्रीय राजधानी आए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय पर उन्हें बधाई दी। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि पिछले 5 वर्ष में मुख्यमंत्री ने लोगों की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए अथक प्रयास किए हैं। आने वाले वर्षों में भी वे राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और पार्टी महासचिव बीएल संतोष से भी भेंट की। श्री अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में पार्टी की शानदार जीत पर बधाई दी। उन्होंने एक ट्वीट में विश्वास व्यक्त किया कि मुख्यमंत्री ने जिस तरह प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में निर्धनों के लिए केंद्र की कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं और प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत की है, आगे भी वे इसी समर्पण से राज्य की सेवा करते रहेंगे। 403 सदस्यों की उत्तर प्रदेश विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने 255 सीटें जीती हैं। उसकी 2 सहयोगी पार्टियां अपना दल ने 12 और निषाद पार्टी ने 6 सीटें जीती हैं। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक कल शाम नई दिल्ली में हुई। इस बैठक में 5 राज्यों में हाल के विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर विचार मंथन हुआ। अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बैठक की अध्यक्षता की। वरिष्ठ पार्टी नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे, अंबिका सोनी और गुलाम नबी आजाद भी बैठक में शामिल थे। बैठक के बाद पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने संवाददाताओं को बताया कि कार्य समिति ने सर्वसम्मति से श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया। उनसे नेतृत्व जारी रखने, पार्टी की संगठनात्मक कमियों के समाधान और राजनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक बदलाव करने का अनुरोध किया। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का बजट प्रस्तुत करेंगी। मणिपुर विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक आज शपथ लेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद प्रधानमंत्री और अन्य वरिष्ठ भाजपा नेताओं से भेंट की। कांग्रेस में अभी कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं। कार्य समिति ने विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर विचार मंथन किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा पर मंत्रिमंडल समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सुरक्षा तंत्र में आधुनिकतम तकनीक शामिल करने पर बल दिया। जर्मन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की सिंगल्स स्पर्धा में लक्ष्य सेन को रजत पदक और बेंगलुरु में श्रीलंका के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच की दूसरी पारी में भारत 419 रन की बढ़त के साथ मजबूत स्थिति में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन संघर्ष के संदर्भ में वैश्विक परिदृश्य और भारत की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए कल एक उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें प्रधानमंत्री को समुद्री, हवाई सहित सीमावर्ती क्षेत्रों में देश की सुरक्षा तैयारियों के विभिन्न पहलुओं और ताजा घटनाक्रम की जानकारी दी गई। उन्हें यूक्रेन के ताजा घटनाक्रम और भारत तथा पड़ोसी देशों के नागरिकों को यूक्रेन से निकालने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन गंगा के बारे में भी जानकारी दी गई। श्री मोदी ने निर्देश दिए कि खारकीव में मारे गए नवीन शेखरप्पा का पार्थिव शरीर स्वदेश लाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। सूत्रों ने कहा है कि श्री मोदी ने रक्षा क्षेत्र में वैश्विक तकनीकी के उपयोग और भारत की प्रगति की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने देश के सुरक्षा तंत्र में नवीनतम तकनीकी को एकीकृत करने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए, ताकि इससे न केवल हमारी सुरक्षा मजबूत हो बल्कि आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिले। मध्य प्रदेश में आतंकरोधी दल एटीएस ने कल सुबह बांग्लादेश के प्रतिबंधित संगठन जमात उल मुजाहिदीन के 4 सदस्यों को भोपाल के ऐशबाग पुलिस थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। इन चारों को फातिमा मस्जिद के पास की एक इमारत से पकड़ा गया। मध्य प्रदेश के आतंकरोधी दल ने केंद्रीय खुफिया इकाई की एक टीम के साथ ये अभियान चलाया। एक अन्य तलाशी अभियान करौंद इलाके में भी चलाया गया। जमात उल मुजाहिदीन के 4 सदस्यों की पहचान फजहर अली, मोहम्मद अकील, जहरुद्दीन पठान और फैजर जुनैल के रूप में हुई है। चारों बांग्लादेशी नागरिक हैं। हिमाचल प्रदेश में ऊना हमीरपुर रेलवे लाइन परियोजना की निर्माण प्रक्रिया अंतिम चरण में है। हमारे संवाददाता ने बताया कि तेजी से परियोजना के कार्यान्वयन के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि समय पर काम पूरा हो सके। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि इस रेलवे परियोजना के निर्माण में जो भी तकनीकी दिक्कतें आ रही थी उसे सुलझा लिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 4000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनने वाली इस महत्वपूर्ण परियोजना पर 75% खर्चा केंद्र सरकार जबकि 25% राज्य सरकार वहन करेगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में बेहतर रेल कनेक्टिविटी के लिए वे प्रयासरत हैं और इसी के चलते उन्होंने वर्ष 2015 में केंद्र सरकार के सामने ऊना हमीरपुर के बीच रेलवे लाइन बनाने की मांग रखी थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले दिनों उन्होंने व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रेल मंत्री से इस संबंध में विस्तृत चर्चा की थी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना को अंतिम रूप देने के लिए अब तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीच प्रदेश के लोगों का कहना है कि इस परियोजना के बनने से राज्य में विकास को पंख लगेंगे। निसंदेह यह महत्वाकांक्षी ऊना हमीरपुर रेलवे लाइन परियोजना हिमाचल प्रदेश में विकास को नई गति देगी। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। तमिलनाडु में वेल्लोर के पास अरक्कोणम में भारतीय नौसेना छावनी आईएनएस रजाली को अपने परिसर में रखरखाव, मरम्मत, जांच और निरीक्षण इकाई स्थापित करने के लिए विचार और सुझाव मिले हैं। आईएनएस रजाली ने पिछले शुक्रवार को आत्मनिर्भरता के माध्यम से समुद्री टोही विमान बेड़े के संचालन विषय पर 2 दिन की कार्यशाला आयोजित की थी। टोही सेवा के 3 दशक पूरे होने पर इसका आयोजन किया गया। भारत के लक्ष्य सेन ने जर्मन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में रजत पदक जीता है। फाइनल में लक्ष्य सेन को थाईलैंड के कुनलावुत वितिदसरन ने हार का सामना करना पड़ा। मुएलहेम में 58 मिनट चले मुकाबले में दुनिया के 20वें नंबर के खिलाड़ी वितिदसरन ने सेन को 18-21, 15-21 से हराया। बेंगलुरु में श्रीलंका के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत मजबूत स्थिति में पहुंच गया है। चिन्नास्वामी स्टेडियम में दिन रात के इस मैच में भारत ने श्रीलंका को 447 रन का लक्ष्य दिया है। मेहमान टीम आज खेल के तीसरे दिन दूसरी पारी में 1 विकेट पर 28 रन से आगे खेलेगी। भारत ने 419 रन की बढ़त ले रखी है। आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति धरोहर में स्वतंत्रता आंदोलन के उन भाषणों, नारों और कविताओं से नई पीढ़ी को परिचित कराया जाता है जिन्होंने आजादी के दीवानों में उत्साह का संचार किया था।
आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास, तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार प्रसारित कर रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर हर सोमवार। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन आपके लिए इस महान संघर्ष गाथा की एक झलक प्रस्तुत करता है। आज की कड़ी में हम महान स्वतंत्रता सेनानी जय नारायण व्यास को स्मरण कर रहे हैं। उनका निधन 1963 में 14 मार्च को हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वे जोधपुर में एक प्रमुख नेता के रूप में संघर्षरत रहे। जय नारायण व्यास का जन्म 1899 में जोधपुर रियासत में हुआ था। उन्होंने अंग्रेजों और जोधपुरी प्रशासकों दोनों के खिलाफ संघर्ष शुरू करने के लिए मारवाड़ हितकारी सभा का गठन किया था। उनके इस प्रयास को जोधपुर के महाराजा का भी समर्थन मिला। बाद में जय नारायण व्यास कांग्रेस पार्टी के स्वाधीनता आंदोलनों में भी शामिल हो गए, जो महाराजा के प्रति संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण नहीं थे। इसका परिणाम हुआ राज्य से उनका निर्वासन। बाद में वे अपने गृहनगर लौटे और 1941 में जोधपुर नगर पालिका के अध्यक्ष बनाए गए। जय नारायण को 5 बार जेल जाना पड़ा। इसमें जोधपुर प्रजा मंडल, युवा लीग और मारवाड़ लोक परिषद में उनकी गतिविधियों के आरोप में 1942 से 1944 तक 2 वर्ष की सजा भी शामिल है। सोनारो सूरज उगे चांदी जेड़ी रात, म्हारा राजस्थान की है जग सुन्यारी बात। व्यास को जोधपुर से संविधान सभा के लिए चुना गया। उन्होंने राज्य की स्वायत्तता और सीमा निर्धारण जैसे विषयों पर अपने विचार सामने रखे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मार्च 1948 में व्यास जोधपुर रियासत के प्रधानमंत्री बनाए गए। बाद में वे राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। 1951 से 1954 तक वे 2 बार इस पद पर रहे। महान राष्ट्रवादी नेता को हमारा नमन। केरल में निंदेयो मन पेर केल्के कोल्मयिर कोल्लुन्नुल्लमेन्नुम। आज हम विख्यात मलयाली लेखक शंकरन कुट्टी पोट्टेकाट का भी स्मरण कर रहे हैं, जिनका जन्म 1913 में 14 मार्च को कोझिकोड में हुआ था। वे इंडियन नेशनल कांग्रेस की गतिविधियों से जुड़े थे। 1939 में उन्होंने त्रिपुरी सत्र में भाग लिया, जिसके लिए उन्हें अपनी शिक्षक की नौकरी छोड़नी पड़ी, क्योंकि स्कूल अधिकारियों ने उनकी छुट्टी मंजूर नहीं की थी। वे स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल रहे और मथाई मंजूरन जैसे सेनानियों के साथ काम किया। 1962 में पोट्टेकाट ने केरल के तेलीचेरी से संसदीय चुनाव जीता। पूतिरी कत्तिच्छु पादिरावुम पिन्ने पूतिरुवादिर पूनिलावुम। पोट्टेकाट प्रबल सामाजिक प्रतिबद्धता और आदर्शों के लेखक थे। स्वतंत्र सोच और परिकल्पना उनकी पहचान थी। 1930 के दशक में उनकी लघु कथाओं ने साहित्य जगत में उन्हें स्थापित कर दिया था। उनकी पहली कहानी राजनीति 1928 में प्रकाशित हुई थी। माकाने कुन्नाम दायम और हिंदू मुस्लिम मैत्री उनकी कुछ उल्लेखनीय आरंभिक रचनाएं हैं। उन्हें 1961 में अपने उपन्यास ओरू थिरुविंते कथा
एक गली की कहानी के लिए केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1980 में उपन्यास ओरू देसाथिन्टे कथा एक स्थान की कहानी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी रचनाओं का सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं के अलावा अंग्रेजी, इतालवी, रूसी, जर्मन और चेक भाषाओं में अनुवाद किया गया। शंकरन कुट्टी पुट्टेकाट का निधन 6 अगस्त 1982 को हुआ। देश की इस महान विभूति को हमारी भावांजलि। आज हम इंडियन नेशनल आर्मी के लांस नायक एस.के. मिश्रा को भी याद कर रहे हैं। हरियाणा के एस.के. मिश्रा ने बर्मा मोर्चे पर ब्रिटेन के नेतृत्व वाली सहयोगी सेना का डटकर मुकाबला किया। 14 मार्च 1944 को मोर्चे पर ही गोली लगने से उनकी मृत्यु हुई। इस महान शहीद को हमारा नमन। आज हम महान शहीद मेहमा सिंह को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। पंजाब के फिरोजपुर जिले के मेहमा 1925 में जैतो गुरुद्वारा गंगसर नाभा तक शांतिपुर जत्थे में शामिल थे। गुरुद्वारे में सभी प्रार्थना सभाओं पर अंग्रेजों की पाबंदी के विरोध में ये जत्था निकाला गया था। पुलिस ने जत्थे को गुरुद्वारे में प्रवेश करने से रोका और मेहमा सिंह को अन्य कई सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। नाभा बीट जेल में पुलिस की क्रूर यातनाओं के कारण 14 मार्च 1925 को उनकी मृत्यु हो गई। इस जुझारू और साहसी योद्धा को हमारा नमन। आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। और अब एक नजर आज के मौसम पर। देश के उत्तर में श्रीनगर, जम्मू, लेह, गिलगित में आसमान साफ रहेगा। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। दोपहर बाद या शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 0 से 2 डिग्री नीचे रहा और अधिकतम 28 डिग्री तक जा सकता है। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, इम्फाल, शिलंग, आइजोल और गंगटोक में मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा। रवि, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। धन्यवाद विमलेंदु। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में करारी हार पर कांग्रेस का विचार मंथन अखबारों की अहम खबर है। जनसत्ता की सुर्खी है, कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में सोनिया ने कहा हर बदलाव को तैयार। बैठक में उठी राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने की मांग। नवभारत टाइम्स की टिप्पणी है, हार पर 4 घंटे मंथन, कांग्रेस में फैसला फिलहाल जस का तस। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे पर हिंदुस्तान का शीर्षक है, मंत्रिमंडल पर मोदी योगी में मंथन। 18 मार्च के बाद शपथ ग्रहण समारोह संभव। यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई पर अमर उजाला का कहना है, कई शहरों पर ताबड़तोड़ हमले, लवीव में मिसाइलों की बारिश, 35 लोगों की मृत्यु। युद्ध के 18वें दिन नेटो सीमा तक पहुंची लड़ाई। पोलैंड से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर सैन्य ठिकाने पर हमले। जनसत्ता लिखता है, यूक्रेन में बिगड़ते हालात के मद्देनजर पोलैंड से काम करेगा भारतीय दूतावास। बच्चों की बड़ी पाठशाला शीर्षक से दैनिक भास्कर लिखता है, झारखंड के गांवों में 8वीं के बच्चों ने 16,000 बड़ों को साक्षर बनाया। प्रौढ़ साक्षरता अभियान के अंतर्गत लातेहार के 200 गांवों में 600 स्थानों पर लग रही पाठशाला। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, यमुना होगी स्वच्छ, नहीं गिरेगा गंदा पानी। यमुना में गिरने वाले सभी नालों को दिसंबर तक कर दिया जाएगा बंद। बदलाव शीर्षक से हिंदुस्तान का कहना है, डिजिटल होगी वाहन स्क्रैपिंग की प्रक्रिया। सड़क परिवहन मंत्रालय ने जारी किया मसौदा। 2 साल तक वैध रहेगा डिजिटल स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र। इससे नए वाहन खरीदने पर 5% की मिलेगी छूट। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। उत्तराखंड के उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जो कुमायूं केसरी के नाम से लोकप्रिय थे और जिन्होंने क्रांतिकारी विचारों के समाचार पत्र शक्ति का प्रदर्शन किया। आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का बजट प्रस्तुत करेंगे।
मणिपुर विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक आज शपथ लेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद प्रधानमंत्री और अन्य वरिष्ठ भाजपा नेताओं से भेंट की। कांग्रेस में अभी कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं, कार्य समिति ने विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर विचार मंथन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा पर मंत्रिमंडल समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सुरक्षा तंत्र में आधुनिकतम तकनीक शामिल करने पर बल दिया। जर्मन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की सिंगल्स स्पर्धा में लक्ष्य सेन को रजत पदक और बेंगलुरु में श्रीलंका के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच की दूसरी पारी में भारत 419 रन की बढ़त के साथ मजबूत स्थिति में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।